तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे। तो बताइए पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? ठीक है, ग्रुप बनते ही तुम्हें नोट्स भेज दिए जाएंगे, साथ साथ एमसीक्यू भी भेज दिए जाएंगे। सब पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जल्दी बताओ सर। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। बताओ एग्रीमेंट क्या होता है सर? याद आई बात? एग्रीमेंट क्या होता है सर? ये रही बात सर। एग्रीमेंट मतलब होता है प्रॉमिस। याद आ गई बात सर? एग्रीमेंट इज प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन डाला जाता है, ठीक है ना, राइट। फिर लोगों ने पूछा प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस प्रॉमिस क्या होता है? तो बताया प्रॉमिस होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस क्या होता है सर? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, बोलो समझ गए सर इतनी बात? इसे प्रॉमिस होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, है ना। तो हमने इतना पढ़ लिया था सर। सेक्शन थी सर कॉन्ट्रैक्ट का, सेक्शन 2H। तो अब एक बढ़िया चीज बताता हूं, ई से एनफोर्सिबिलिटी। एक बढ़िया चीज बताता हूं सर। अगर कोई तुमसे पूछे कि आज के बाद कि भैया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, उसे बहुत प्यार से बोलना है अबे हट यार। क्या बोलना है? अबे अबे हट यार, तुच्छी बात कर दी। कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? अरे तुच्छी बात, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया क्यों नहीं पढ़ लिया? छोटा कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल, अबे हट। तो मैं तुम्हें एक चीज बताई थी, दुनिया में कोई भी एक्ट हो उसकी सारी डेफिनेशन 2 में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? सेक्शन 2 में। तो ऑफर की डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखी गई, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन 2 पे लिखी गई, प्रॉमिस की डेफिनेशन 2 में लिखी गई, एग्रीमेंट की डेफिनेशन 2 में लिखी गई, और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी 2 में लिखी गई। ठीक है, क्या समझ में आ रही है? हाँ सर। अब अबे हट, अब अगर मैं तुम बताऊं तो ये एरो उल्टे लगे हैं, एक्चुअली में एरो होने चाहिए थे ऐसे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा। मैंने एक ऑफर किया, तुमने उसे हाँ कर दिया, वो मेरी तरफ से वादा बन गया। तुमने वादे को एक पेपर पे लिखवा दिया, वो एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट पे सिग्नेचर एनफोर्सिबिलिटी आ गई, तो क्या बन गया सर? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यानी ऑफर से शुरुआत होती है कॉन्ट्रैक्ट की तरफ पहुंचने की। तो अबे हट ABE, तो शुरुआत कहां से होती है कॉन्ट्रैक्ट की? ऑफर से होती है। तो ए आएगा ऑफर का, तो ए हमेशा ब्रैकेट में होगा यानी सब सेक्शन। बी 2B यानी कि एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन लिखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। प्रॉमिस की डेफिनेशन भी किसमें लिखी है सर? प्रॉमिस की डेफिनेशन में लिखी है 2 सबसेक्शन बी में ही। एग्रीमेंट की डेफिनेशन किसमें लिखी है? एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखी है 2 सबसेक्शन ई में। तो AB अभी हो गया। और कल मैंने तुम्हें याद कराया था कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन H। H ये हो गया, AB ये हो गया, AT से कुछ नहीं है, बस प्यार से बोल देना है अबे हट यार, अबे हट, कुछ बात कर दी, अबे हट यार। तो उम्मीद है सारे सेक्शंस तुम्हें याद हो गए होंगे। वैसे सेक्शंस आने की उम्मीद कम होती है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है तुम्हें याद कराना। तो मैंने तुम्हें सेक्शन याद करा दिए हैं। ठीक है भैया, बोलो समझ गए सर? अब सर आज बात करते हैं रानी की। एक चीज डायलॉग बताया था, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू कहानी। जल्दी बोलो मेरे साथ, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू कहानी। सर रानी नाराज हो रही है। रानी तुम मैं राजा गाना गाते हुए रानी बहुत नाराज। रानी कह रही है सारी बातें राजा की बता दो सर, मेरे बारे में कुछ मत बता देना है, मेरे बारे में कुछ बता देना आप। मैंने कहा नहीं रानी साहब ऐसे नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, बिल्कुल भी नाराज नहीं होते। आपके बारे में भी मैं बहुत कुछ बताऊंगा, आपके बारे में भी मैं बहुत बताऊंगा, चिंता नहीं करने का। जज साहब ने बोला रानी के बारे में बातें रानी से ही पूछ लेते हैं। सबसे पहली बात, अब मान लो भैया मैंने, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे एक कॉन्टैक्ट कर लिया कि जिसके बढ़िया नंबर आएंगे उसे मैं, जिसके बढ़िया नंबर आएंगे उसे मैं बहुत तगड़ी बढ़िया पार्टी दूंगा, है ना, बहुत शानदार नंबर पे जबरदस्त पार्टी होगी। अब दिलो जान से बालक ने, है ना, जो हमारे ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, ऑफलाइन वाले बालक हैं, दिलो जान से इन्होंने क्या किया? पढ़ाई करी बहुत दिलो जान से। सर जान लगा देंगे पढ़ाई में, जान लगा देंगे, ठीक है, राइट। पूरी दिलो जान से पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद बालक आया बढ़िया नंबर लेके। बालक कह रहा है सर आपकी गाड़ी मेरी होगी, गाड़ी की चाबी दे दो सर, गाड़ी की चाबी, गाड़ी हमारी होगी, है ना। सर आपके घर परिवार जायदाद हमारा हो गया सर, ठीक है ना, सर जायदाद हमारी होगी सर। ठीक है, राइट, तो वो हमारी जायदाद हो गई सर। तो क्या ये बताओ, अगर
मैंने तुमसे पार्टी देने का वादा किया या मैंने तुमसे कहा कि भैया तुम्हारे बढ़िया मार्क्स आएंगे तो मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा, तो क्या मेरी इजाज़त हो जाएगी तुम्हारी? बोले नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जज साहब ने बोला कि रानी साहिबा ने पहली बात क्या बोली? रानी साहिबा ने पहली बात बोली, जो भी एनफोर्सिबिलिटी आएगी, ध्यान सुनना ये बात, रेड पेन से लिखते हैं, जो भी एनफोर्सिबिलिटी आएगी, एनफोर्सिबिलिटी, जो भी चीज तुम मुझे कोर्ट में ले जाकर घसीटोगे, जो भी एनफोर्सिबिलिटी कोर्ट में मेरे लिए आएगी, एनफोर्सिबिलिटी वो अराइज होगी ओनली आउट ऑफ एग्रीमेंट। यानी एनफोर्सिबिलिटी अराइज होगी एग्रीमेंट से, एनफोर्सिबिलिटी अराइज होगी एग्रीमेंट से। कहां से अराइज होगी सर एनफोर्सिबिलिटी? एग्रीमेंट से अराइज होगी। ठीक है, कहां से अराइज होगी? जल्दी बोलो, एनफोर्सिबिलिटी कहां से अराइज होगी? सर एग्रीमेंट से अराइज होगी, एग्रीमेंट से अराइज होगी। ठीक है भैया, समझ गए? यानी कि आप वही चीज एनफोर्सेबल कर सकते हो जो एग्रीमेंट में लिखा होगा, यानी जो एग्रीमेंट में लिखा नहीं होगा वो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो एग्रीमेंट में क्या लिखा था? एग्रीमेंट में पार्टी लिखी थी, एग्रीमेंट में कोई गिफ्ट लिखा था, वही आप क्लेम करोगे। एग्रीमेंट के अलावा कुछ और आप क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि एनफोर्सिबिलिटी राइज ओनली आउट ऑफ एग्रीमेंट, मतलब जो एग्रीमेंट में लिखा है, जो एग्रीमेंट में लिखा है सिर्फ वो ही एनफोर्स करा सकते हैं, वो ही डिमांड कर सकते हैं, वो ही मांगेंगे। जो एग्रीमेंट में लिखा है वो ही मांगेंगे, जो एग्रीमेंट में लिखा है वो ही मांगेंगे। सर अगली बात अब सुनेंगे ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान सुनेंगे अगली बात। अब मान लो तुम में से एक बालक का, है ना, मान लो शादी होने वाली है, ये हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। बालक ने मुझसे कहा सर मेरा हैप्पी बर्थडे, आपको बिल्कुल आपको आना है, जरूर आना, जरूर आना है। आपने शादी के कार्ड में लिखवाया, है ना, जो मेरे लिए बात लिखी थी, हमारी शादी में जलूल आना, ठीक है ना सर, शादी में जलूल आना, सर शादी में जलूल आना, है कि नहीं बात? ये लिखा था सर कि शादी में जरूर आना, शादी में जलूल आना। अब मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, तुमने कहा सर आप बताओ क्या खाओगे, तो मैंने कुछ डिश बता दी तुम्हें कि भैया ये बना लेना, एक तो भैया कढ़ाई पनीर बना लेना, पनीर, वाह वाह सब में पानी आ गया, है ना। एक काम करना, ठीक है, स्नैक्स वगैरह में यार हनी चिली पोटैटो जरूर बनाना, चिली पोटैटो वो भी शहद वाले, हनी चिली पोटैटो जरूर बना लेना। तुमने कहा ठीक है सर, और बताओ सर मीठे में? सब मीठे में सर खीर हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, और भैया गर्मियों का मौसम है तो क्यों ना एक बढ़िया ज़बरदस्त शानदार जानदार टॉप मोस्ट आइसक्रीम भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। तुमने कहा ठीक है सर, हमारे बर्थडे में आपके कहे हुए सामान को मैं बिल्कुल बनवा के रखूंगा, मम्मी घर पे बनाएंगी, आपने जो बोला सारी चीज़ें बनाएंगे। अब जैसे तुमने बोला सर अब आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो बोला मम्मी ने सब तैयारी कर ली है, हैप्पी बर्थडे का रात के 8 बज चुके थे, हैप्पी बर्थडे, अरे रुक जाओ, हैप्पी बर्थडे गाना मत गाओ, सर को आने दो अभी। फिर क्या हुआ सर, है ना, सर को आने दो, सर के आने दो। फिर क्या हुआ? सर नहीं आए, ठीक है, मैं नहीं आया। अब बताओ क्या करोगे? अब बताओ मुन्ना क्या करोगे? हवन करेंगे, अरे हवन तो चल रहा है तुम्हारे बर्थडे का, तुम्हारी मम्मी चप्पल लेके खड़ी है, तेरे सर के चक्कर में कढ़ाई पनीर बना लिया, तेरे सर के चक्कर में चिली पोटैटो बना लिए, तेरे सर के चक्कर में खीर बना ली, आइसक्रीम मंगा ली टॉप क्लास है, अब तेरे सर ही नहीं आ रहे, तू पिटेगा, तेरे सर के चक्कर में हो रहा जो हो रहा है, यहाँ खर्चा करा लिया। बालक कह रहा है सर एक काम करूंगा, बालक कह रहा है काम करूंगा, कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट। कहाँ जाऊंगा सर? कोर्ट जाऊंगा। अब बालक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, बालक काय की तैयारी कर रहा है सर? कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है कि नहीं बात? अब बताओ कोर्ट में जाओगे? कोर्ट में तो जाओगे सर, आपने वादा किया था, मान लो तुमने मुझसे एग्रीमेंट भी कर लिया, सिग्नेचर भी करा लिए, आप कहोगे सर मैंने एग्रीमेंट किया, आप जरूर आओगे, सिग्नेचर भी हो गए, आपको आना पड़ेगा, दिलो जान से आपको आना पड़ेगा, है कि नहीं बात? राइट। अब हमने सर ये एग्रीमेंट कर लिया, सर बिल्कुल तगड़े तरीके से एग्रीमेंट कर लिया है। अब कोर्ट जाओगे, ठीक है, ऐसी भैया तुम मुझसे पैसे मांगोगे, ऐसी तुमने पापा से पूछा, पापा मैं बड़ा हो चुका हूँ, पापा जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मैं बड़ा हो गया, मैं और भी शरारत करता हूँ, पापा बैठ उल्टे लगाई, कैसे पड़ेगा पापा मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे पॉकेट मनी दे दो, पॉकेट मनी बढ़ा दो पापा, मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो सर? पॉकेट मनी बढ़ा दो, पॉकेट मनी बढ़ा दो। अब पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए पापा ने कहा ठीक है ओके, अगले महीने से, है ना, सीएम में कोर्स ज्वाइन करते ही पॉकेट मनी डबल कर दूंगा।
पापा ने पॉकेट मनी डबल नहीं करी, पापा ने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, है ना, तेरा ये भी खर्चा, फीस का भी खर्चा, दुनिया भर के खर्चे हैं, कोई पैसे वैसे नहीं मेरे, चल जाते, पापा के ऊपर केस कर दोगे। मम्मी ने बोला अरे मेरे लाल, मेरे बेटे इतने बड़े मार्क्स आए हैं, तेल लिए, मेरी तरफ से 56 भोग बनेंगे, 56 भोग बनेंगे, पकवान बनाऊंगी तेरे लिए पकवान। मम्मी ने पकवान नहीं बनाया, तुम्हारी मनपसंद पकवान नहीं बनाए, तो अगर मम्मी ने मनपसंद पकवान नहीं बनाए तो क्या माता जी के ऊपर केस कर दोगे? बोलो जल्दी, क्या मम्मी के ऊपर केस कर दोगे? जल्दी बोलो। बताना नहीं, ठीक है। तो जज साहब ने बोला कि भैया ये जितनी भी चीजें होती हैं, पॉकेट मनी, ठीक है, बर्थडे पे बुलाना, शादी में बुलाना, ये भैया सामाजिक चीजें नहीं है, ये घरेलू चीजें हैं। और हमारे देश में कहावत चलती है, घर की बात घर में रहे तो ज्यादा बेटर रहता है, घर की बात घर में रहे तो ज्यादा बेटर रहता है। तो घर की बात कहाँ रहनी चाहिए सर? घर की बात सर घर में रहनी चाहिए, घर की बात हमारी घर में ही रहनी चाहिए, है कि नहीं बात? घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, ठीक है सर। एक ऐसी केस आया, एक आंटी थी, उनका नाम था बालफर, एक आंटी थी, उनका नाम था बालफर, उनके हस्बैंड का नाम था मिस्टर बालफर। तो केस का नाम बना बालफर वर्सेस बालफर। बहुत इंपॉर्टेंट केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण केस। आंटी जी, ध्यान से कहानी सुनना। आंटी अंकल श्रीलंका में रहते थे, श्रीलंका में रहते रहते पहुंचे वो घूमने फिरने, कहां पर सर? इंग्लैंड। इंग्लैंड कुछ काम से गए होंगे, घूमने फिरने गए होंगे। आंटी जी की वहां जाके तबीयत खराब हो गई, है ना। आंटी जी गेट अप एंड डांस, आंटी जी डांस नहीं कर पा रही, वहां पे जाके आंटी जी की तबीयत खराब हो गई, तबीयत बिगड़ गई आंटी जी की। अब आंटी जी की वहां पे जाके जब तबीयत बिगड़ गई तो अंकल जी को वापस आना था, टिकट एक्सपायर होने वाले थे, वापस आना था श्रीलंका काम से। अंकल जी ने आंटी को वादा कर दिया कि भाग्यवान, जब तक तुम इंग्लैंड में रहोगी, तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो जाए, मैं तुम्हें 30 यूरो भेजा करूंगा, मैं तुम्हें 30 यूरो भेजा करूंगा हर महीने, ताकि तुम्हारा खर्चा पानी बहुत बड़े चलता रहे, होटल का बिल, हॉस्पिटल का बिल बढ़िया चलता रहे। 30 यूरो भेजूंगा, 30 यूरो। क्या भेजूंगा सर? 30 यूरो भेजूंगा। ठीक है भैया, ये कहानी पक्की होगी भैया। अब अंकल जी पहुंच गए कहां? अंकल जी पहुंच गए कहां? श्रीलंका पहुंच गए। अब जैसे अंकल जी श्रीलंका पहुंचे, जैसे अंकल जी श्रीलंका पहुंचे, वहां पर, अच्छा, दोनों तीनों ही, अच्छा अच्छा। तो अंकल जी जब वापस श्रीलंका पहुंचे तो अंकल जी ने पॉकेट मनी भेजनी बंद कर दी, नो मनी सेंड। अब क्योंकि पॉकेट मनी भेजनी बंद कर दी, तो इससे क्या हुआ सर? इससे भैया गुस्सा आया किसको? आंटी जी को बहुत गुस्सा आया कि भैया पराए देश में आंटी जी के पास पैसे नहीं है, ठीक है, खर्चा पानी कैसे चलाएं, हॉस्पिटल का बिल कैसे निकालें। तो ये बहुत गुस्सा आया आंटी जी को। जब आंटी जी को इस बात पर गुस्सा आया तो आंटी जी ने जितने भी पैसे बचे थे इंग्लैंड में केस कर दिया अंकल जी के ऊपर। इसलिए केस का नाम बना बालफर वर्सेस बालफर, बालफर वर्सेस बालफर। अब इंग्लैंड में जब एक केस हुआ तो बात जब कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट का नोटिस गया किसके पास? अंकल जी के पास। अब आंटी जी भी कोर्ट में है, अंकल जी भी कोर्ट में है। अब तुम बच्चे बताओगे भैया कौन जीतेगा? आंटी ने बोला वादा कर गए थे किसका? पॉकेट मनी देने का। अंकल जी बहुत शरीफ थे, अंकल जी ने भी कोर्ट में हाँ कर दिया कि हाँ भाई मैंने वादा किया था और मैं पॉकेट मनी दे नहीं पाया, मैंने सच में पॉकेट मनी का वादा किया था। तो बताओ कौन जीतेगा? आंटी जीतेंगी या अंकल जीतेंगे? तो सर जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला सर ये जो एग्रीमेंट किया गया है, ये जो एग्रीमेंट किया गया है, एक्चुअली में ये एग्रीमेंट घरेलू एग्रीमेंट है। कि ये बताओ, जज साहब ने आंटी से बोला अगर ये बात पापा बोलते कि पॉकेट मनी दूंगा तेरे को, तो भैया पापा पे केस कर देती, और ये बात मम्मी बोलती कि तेरे को पॉकेट मनी भेज दूंगी, अब मम्मी ने नहीं भेजा, तो क्या तुम मम्मी के ऊपर केस करते? आंटी ने बोला नहीं 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 नहीं, पर इन्होंने तो कहा था। अरे इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, क्या होता है कि नहीं बात? जज साहब ने बोला पॉकेट मनी, पिन मनी, बर्थडे, शादी का बुलावा, पॉकेट मनी, ये सब भैया घरेलू काम है, घरेलू काम है। यानी इसमें हम एक धारणा रखते हैं, हम एक प्रिजम्पशन रखते हैं। क्या प्रिजम्पशन रखते हैं? कि जब भी हम इस तरीके से एग्रीमेंट करेंगे, पार्टीज डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, हम कोई भी लीगल रिलेशन नहीं बनाएंगे। हमारे रिलेशन क्या होंगे सर? घरेलू होंगे, सोशल होंगे।
तो जज साहब ने कहा ओए बालफर आंटी, अगर ये पॉकेट मनी हस्बैंड की जगह मम्मी देती, माता जी देती, तो माता जी के ऊपर केस करने की सोचती? अरे देवा रे देवा, देवा रे देवा, सोचती भी नहीं। मैं तो क्या बात कर रहे हो सर, पॉकेट मनी की बात आप कर रहे हो, मैं तो सोचती भी नहीं कि मम्मी के ऊपर केस कर दूं, सोचती भी नहीं, है ना। तो जज साहब ने ये बोला अगर तू सोचती भी नहीं तो यहां कैसे तूने सोच लिया? तो जज साहब ने बोला हस्बैंड के ऊपर गुस्सा था इसलिए सोचा, लेकिन मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा होता तो नहीं सोचती। तो जज साहब ने क्या डिसीजन दिया? जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं ये एनफोर्सेबल नहीं होते, यानी पॉकेट मनी वगैरह का एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होते, नॉट एनफोर्सेबल, क्योंकि इन्हें हम क्या बोलते हैं? सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट ये एनफोर्सेबल नहीं होते। रीजन क्या है? सामने रीजन लिखेंगे ध्यान से। बिकॉज पार्टीज, जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में है, पार्टीज नॉट हैविंग इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन के बारे में हम नहीं सोचते, लीगल रिलेशन के बारे में हम नहीं सोचते। लीगल रिलेशन का मतलब होता है केस करने वाला रिलेशन, कि भैया अगर हम एक दूसरे को धोखा देंगे या एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे के ऊपर केस करेंगे। तो यहां पे लीगल रिलेशन का मतलब होता है केस करने की सोच, स्यू करने की सोच, कि हम एक दूसरे को क्या करेंगे? केस करेंगे, स्यू करेंगे। तो जब भी आप घरेलू बर्थडे पार्टी में जाना, बर्थडे में जाना, तो क्या तुमने कभी सोचा, तुम खुद सोच के बताओ, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर मैं तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आऊंगा तो तुम मेरे ऊपर केस कर लोगे, तुम मुझसे लड़ लोगे, कहोगे सर आपकी वजह से इंतजाम क्या पाए नहीं, नाराज हो जाओगे। लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि सर के ऊपर केस कर देंगे। तुमने कभी ये सोचा कि किसी ने तुम्हें बर्थडे पे नहीं बुलाया, शादी में बुलाया और तुम उसकी शादी में नहीं पहुंचे? कई शादियां ऐसी होंगी जो तुम्हारे घर पे कार्ड आया होगा लेकिन तुम पहुंचे नहीं होंगे। तो अगर तुम उसकी शादी में नहीं पहुंचे, तुमने कभी सोचा अगर मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा तो मेरे ऊपर केस कर देगा? जाना बहुत जरूरी है भैया, चाहे श्रीलंका में शादी हो रही हो भैया, जाना बहुत जरूरी है, देवर देवा, नहीं पहुंचे तो केस कर देगा। क्या सोचा? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आज तक जिंदगी में किसी ने भी नहीं सोचा, जज ने भी नहीं सोचा कि इस तरह के वादों पर, इस तरह के एग्रीमेंट पर कि हम शादी में पहुंचेंगे और हम नहीं पहुंचे तो केस कर दिया जाएगा, बर्थडे पे नहीं पहुंचेंगे केस कर दिया जाएगा, पॉकेट मनी नहीं मिली केस कर दिया जाएगा, मम्मी ने कहा बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी लेकिन मम्मी ने टिंडे बना दिए, टिंडे टिंडे आम का चार, तो टिंडे बना दिए तो केस कर दिया जाएगा। किसी ने आज तक ऐसा नहीं सोचा कि केस कर दिया जाएगा। जज साहब ने यही धारणा, सामाजिक धारणा को डिसीजन बना दिया बालफर वर्सेस बालफर का, कि सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल, सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल। रीजन क्या याद रखेंगे? क्योंकि जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, दे आर नॉट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, उनकी इंटेंशन लीगल रिलेशन की नहीं होती। दे आर नॉट हैविंग इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? बोलो भैया समझ गए? दे आर नॉट हैविंग इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जल्दी बोलो समझ गए सर? हाँ सर समझ चुके हैं, सभी बालक कह रहे हैं समझ चुके हैं। ये लिखी बात सर। सर ये एग्रीमेंट, ये तो कल ही पढ़ा दिया था। एग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? कंसीडरेशन। ये एग्रीमेंट हो गया सर। प्रॉमिस क्या होता है? जब कोई बात किसी को बोलता है प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करता हूं, और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ये एमसीक्यू में आ जाएगा। ये रही बात सर। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड, एग्जाम में क्वेश्चन इसका जरूर बनेगा। इन केस ऑफ सोशल एग्रीमेंट, इन केस ऑफ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, यूजुअल प्रिजम्पशन, हम ये मानते हैं पार्टीज डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। पार्टी लीगल रिलेशन मेंटेन नहीं करती, पार्टी लीगल रिलेशन मेंटेन नहीं करती, पार्टी डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। एग्जाम्पल पढ़ो। डिनर पे बुलाया, छुटकी ने कहा जरूर आऊंगी, पर छुटकी नहीं आई डिनर पे, छोटा भीम उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि डिनर पे बुलाना, शादी पे बुलाना, पॉकेट मनी का वादा करना, कुछ अच्छा बना देना, खाने पीने का वादा कर देना, ये सब सोशल एग्रीमेंट होते हैं, कोर्ट में जाने लायक नहीं होते। ये लिखी बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस तुम्हारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस बालफर वर्सेस बालफर। जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। इतने का वादा किया, आंटी जी ने केस कर दिया, जज साहब ने क्या बोला? ध्यान से देखेंगे।
कोड दैट सच अरेंजमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट और डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? ये है बहुत एग्जाम में, जो एग्जाम में आएगा, ये लाइन एग्जाम में लिखी मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसको हम बोलेंगे पार्टीज डज नॉट इंटेंशन टू हैव लीगल रिलेशनशिप। पार्टीज डज नॉट इंटेंशन टू हैव लीगल रिलेशनशिप। इसलिए केस खत्म कर दिया गया। ये रिजल्ट दिया जज साहब ने, जो खतरा बना रखा है तुम्हारे नोट्स में। यूजुअल प्रिजम्पशन, हम ये माना जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि पार्टी लीगल रिलेशन मेंटेन नहीं करती, इसलिए है ना केस हो सकता है मेंटेन करते हैं बिजनेस एग्रीमेंट में। तो क्या लिखे बात? इन केस ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट, ये प्रिजम्पशन रहती है पार्टीज हैव द इंटेंशन, पार्टी की इंटेंशन है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। ये पढ़ो, तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट, तुमने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारी इंटेंशन है बिल्कुल क्या, कि अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, है कि नहीं बात? मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं तो तुम मेरे ऊपर केस करके लड़ झगड़ कर रिफंड ले सकते हो। ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया तो मैं तुमसे लड़ झगड़ कर पैसे ले सकता हूं। तो इसमें क्या होता है? कमर्शियल एग्रीमेंट। अगर हम एक बात को ध्यान दें, अगर मैं अब ऐसे लिख दूं कि एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो बताओ ये एग्रीमेंट अब कौन से होंगे? ये एग्रीमेंट अब कौन से होंगे? बोलो जल्दी, ये एग्रीमेंट कौन से होंगे? सर ये होंगे बिजनेस एग्रीमेंट या कमर्शियल एग्रीमेंट। तो आप आज के बाद याद रखोगे, बिजनेस या कमर्शियल एग्रीमेंट, बिजनेस या कमर्शियल एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। बोलो समझ गए सर? जल्दी बालक टाइप करेंगे, समझ गए सर? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, एग्रीमेंट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एनफोर्सिबिलिटी अराइज होती है ओनली आउट ऑफ एग्रीमेंट, और दूसरी बात यहां ऐड कर देंगे सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल, सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल, सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल। बोलो नोट कर लिया? बोलो मुन्ना मुन्नी नोट कर लिया? सर आज एक और चीज पढ़ते हैं, ये पढ़ेंगे आज ध्यान से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए किन चीजों का होना जरूरी है? तो सेक्शन 10 ने बोला 10 का दम, 10 का दम। जल्दी सारे बालक बोलेंगे सर इतनी बात समझ में आ चुकी है? यस सर, बालक कह रहे हैं सर समझ में आ चुकी है बात, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है। तो भैया 10 का दम, 10 का दम मतलब 10 लोग, 10 चीजें एक साथ होंगी, जिसे जिन 10 चीजों को जोड़कर, जिन 10 चीजों को जोड़कर क्या बनेगा सर? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 10 लोगों का होना जरूरी है। और मजेदार बात यह है कि ये आने वाले अपने 10 चैप्टर हैं। आने वाले अपने क्या है सर? आने वाले अपने 10 चैप्टर हैं। क्या है सर? ये है सर हमारे आने वाले 10 चैप्टर। बोलो समझ गए सर? तो हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला बस उसका ओवरव्यू लेते हैं आज कि भैया वो 10 चैप्टर कैसे होंगे। किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के लिए ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। क्या गाना गाते हैं? जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ गाना गाते हैं। इसका मतलब इन 10 में से एक भी बच्चा छूटा, इन 10 में से एक भी बच्चा छूटा, इन 10 में से एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा का चक्र टूटा, सुरक्षा का चक्र टूटा, सुरक्षा का चक्र टूटा। एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा का चक्र टूटा, एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा का चक्र टूटा। सर इसका मतलब क्या है? यानी 10 में से 9 पूरे हैं पर लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। 10 में से 9 पूरे हैं पर कंसिडरेशन नहीं है, तो मैंने बताया ना कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेन देन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, राइट। ऐसे 10 के 10 एक साथ होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। 10 में से एक भी चीज छूट जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो सर सबसे पहला किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे पहली दहलीज क्या होती है जो हमने पढ़ी थी कल? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनती है? प्रॉमिस बनती है। तो ऑफर होना चाहिए, सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा, तभी हम क्या करेंगे सर? कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज पार करेंगे, तभी कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज पार करेंगे, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्रीमेंट मस्ट बी क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए।
दूसरा जो अभी पढ़ा सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 ये भी बोलता है कि पार्टीज क्या करेंगी सर? पार्टीज हैविंग इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। आपकी जब भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? आपकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन। इसका मतलब क्या है? बाल्फर वर्सेस बाल्फर के हिसाब से, बाल्फर वर्सेस बाल्फर के हिसाब से सोशल एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप नहीं आती। सोशल एग्रीमेंट में डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये याद रखेंगे बात सर, ये जीकेपीएल करनी पड़ेगी बात, या जीकेपीएल करनी पड़ेगी बात। सर जीकेपीएल क्या होता है सर? जीकेपीएल होता है सर घोट के पी लेंगे, घोट के पी लेंगे, घोट के पी लेंगे। तो ये बात तुम्हें घोट के पीनी पड़ेगी, ये बात तुम्हें घोट के पीनी पड़ेगी। कौन सी बात सर? कि पार्टीज डज नॉट हैविंग इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कि पार्टी की इंटेंशन नहीं होती लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। ठीक है मुन्ना, बोला समझ गए सर? तो सेक्शन 10 बोलता है लीगल रिलेशन होना चाहिए। लीगल रिलेशन यानी तुम्हारा मेरा लीगल रिलेशन है, लेकिन अगर सोशल एग्रीमेंट होगा तो उसमें लीगल रिलेशन नहीं माना जाता। जल्दी से पढ़ लो एग्जांपल। ए ने बी को डिनर पे बुलाया, सोशल एग्रीमेंट है। अगर ए ने डिनर देने से मना कर दिया या बी डिनर पे नहीं पहुंचा तो बी कोर्ट में नहीं जा सकता, है ना? और अगर बी नहीं पहुंचा तो ए कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट में क्या होता है? पार्टीज डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। बोलो समझ गए सर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो रे पुष्पा, समझ गए? मजा आ गया सर? है ना भैया? समझ गए? यस सर। अगली बात, कैपेसिटी। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होने चाहिए। सर लायक मतलब यू आर कैपेबल, आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट के लायक हैं। कौन कॉन्ट्रैक्ट के लायक होता है? पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सर। जो 18 प्लस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के लायक होगा, जो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक होगा, साउंड माइंड। तुम्हारे दिमाग में केमिकल लोचा तो नहीं है? कभी गांधी जी दिखते हो, कभी नेहरू जी दिखते हो, है ना? राइट? कभी राहुल गांधी दिखते हो, ऐसा तो लोचा नहीं है दिमाग में? नहीं सर, ऐसा लोचा नहीं है हमारे दिमाग में। इसका मतलब तुम साउंड माइंड हो। और अगर तुम 18 प्लस भी हो और साउंड माइंड भी हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट तभी कर पाओगे जब कानून ने तुम्हें मना नहीं कर रखा होगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट मत करना। यानी कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो बताओ कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा? बताओ कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा? अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो बताओ भैया कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा? जल्दी बोलो, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा? सर जो माइनर होगा, यानी कि जो लेस देन 18 होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर जो अनसाउंड होगा, अनसाउंड पर्सन जिसके दिमाग में केमिकल लोचा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सर जिसे कानून ने मना किया है। सर ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें कानून ने मना कर दिया तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? जैसे कैदी, जेल में सजा काटने वाला कैदी। जैसे इंसॉल्वेंट, एक व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। एक बंदा जो कैदी है, जेल में सजा काट रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, यानी इन सबको कॉन्ट्रैक्ट करना है। 18 प्लस वालों को करना है, साउंड माइंड को करना है, और जिसे कानून ने मना नहीं किया उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है भैया? अगली बात सर, अगली बात, कंसीडरेशन। जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था सर, जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए क्या होना जरूरी है? जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए क्या होना जरूरी है सर? लेन देन, बदले में कुछ मिलना। तो कंसीडरेशन होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं फ्री में, तो अगर मैंने तुम्हें फ्री में वादा कर दिया पढ़ाने का तो फिर क्या होगा सर? तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यानी बदले में कुछ मिलना चाहिए। अगली बात, बदले में कह रहे हो सर मैं आपको जरूर दूंगा, सर मैं आपको आप मुझे पढ़ा दो, बदले में आपको सर ड्रग्स दूंगा, ड्रग्स। सर मनाली का माल है,
मजा आ जाएगा ऐसी ड्रग्स, मतलब सूंघते ही ग्रास, है ना, दुनिया के पार। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहा है? हाँ सर। दूसरा बालक बोल रहा है, दूसरा बालक बोला सर ये बेकार का सूखा सूखे सी ड्रग्स देगा, मैं दूंगा सर इंजेक्शन, आपको यहां लगाना, और इंजेक्शन लगते ही कबीर सिंह की तरह सीधा उठेंगे, प्रीति की शादी के बाद मजा आ जाएगा सर, आपको मजा आ जाएगा कसम से। मैंने कहा क्या कर रहे हो ये? आप कह रहे हो सर आपको बदले में कुछ चाहिए, पढ़ाई के बदले, है ना, ये मैं, ये तुम, ये मैं, ये तुम, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं, टीचिंग सर्विस। तुम मुझे कह रहे हो सर हम आपको क्या देंगे? हम आपको देंगे ड्रग्स, इलीगल काम। तो जज साहब ने बोला भाई जो तुम मुझे ड्रग्स दे रहे हो, जो तुम मुझे टीचिंग सर्विस के बदले उल्टी सीधी चीजें दे रहे हो, कंसीडरेशन जरूर होना चाहिए, पर कंसीडरेशन भी क्या होना चाहिए सर? लॉफुल होना चाहिए। यानी कंसीडरेशन होगा, लॉफुल होगा, कोई कंसीडरेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो लिखेंगे सर नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कंसीडरेशन भी कैसा होना चाहिए सर? लॉफुल होना चाहिए। ये पढ़ लो, ए ने कहा भाई मैं तुझे ये बेचूंगा, बी ने कहा 50,000 रुपए लूंगा। अब ए को जो मिल रहा है 50,000 रुपए, ये ए का कंसीडरेशन है, बी को जो मिल रहा है वो बी का कंसीडरेशन है। राइट, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब कंसीडरेशन होगा, इलीगल ले होगा, पता लगा ड्रग्स बेच रहे मुझे, अरे कुत्ता जेल जाओगे, मुझे भी जेल कराओगे तुम, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है सर, समझ गए सर। अगली बात, जब भी तुम और मैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी तुम और मैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी तुम और मैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सर, क्या होगा? कंसेंट फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? कंसेंट फ्री होनी चाहिए। सर फ्री कंसेंट मतलब, यहां फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है, यहां फ्री का मतलब है आजाद। आजाद बोले तो नो प्रेशर, है ना। यानी जज साहब ने बोला कंसेंट इन सबसे फ्री होनी चाहिए। कोर्शन आज अपनी लीगल डिक्शनरी में लिखेंगे, कोर्शन का मतलब होता है धमकी। धमकी से कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर करोगे तो आपकी कंसेंट, सहमति फ्री नहीं है। प्रेशर, मॉरल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, धोखा, मिसप्रेजेंटेशन, समझेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, मिस्टेक, गलती से, अगर आपकी ये कंसेंट धमकी से, मॉरल प्रेशर से, धोखे से है, गलती से है, धमकी से है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाने के लिए कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। यानी फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट योर कंसेंट, सहमति विल बी फ्री। फ्री मतलब विदाउट प्रेशर, विद नो प्रेशर। पढ़ लो जल्दी एग्जांपल। पढ़ लो जल्दी एग्जांपल। सर ए ने पीट दिया बी को और कहा पीट पीट के दह चपाटे दह कंटाप पे कंटाप बाइक खरीद। बी की कंसेंट धमकी से, मार पिटाई से ली गई है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ये बल्कि अपराध है आईपीसी के तहत। बोलो समझ गए सर। अगली बात सर, लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि कंसिडरेशन तो लीगल होगा ही होगा, जो काम है मेन ऑब्जेक्ट है। मतलब तुम्हारा मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा मेरा ऑब्जेक्ट बोले तो कॉन्ट्रैक्ट का बेस, कॉन्ट्रैक्ट लेन देन, या जिस चीज का हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, है ना, आधार, वो आधार, वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट किसका है सर? पढ़ाई का। तो कंसिडरेशन मुझे बदले में दोगे वो लीगल होना चाहिए, ये हमने ऊपर पढ़ा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस चीज का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। यानी कि अगर हम ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो अनलॉफुल है ना, राइट। अगर हम मारपीटाई का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अनलॉफुल है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? लीगल। यानी ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो फॉरबिडन है, फॉरबिडन मतलब मना करा, मना करे, मना करना। अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे कानून ने मना किया है, या जिससे किसी को इंजरी हुई है, या देश के हित के खिलाफ है, जैसे बाल विवाह कर देना, चाइल्ड लेबर कराना,
ये सारी चीजें क्या कहलाई जाएंगी सर? इमोरल कहलाई जाएंगी, इमोरल कहलाई जाएंगी। ठीक है ना? और इसलिए वो वॉइड होंगी, इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लॉफुल होगा। इसका मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे राज की बात? जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया वो लीगल होना चाहिए, साथ के साथ बदले में जो मिला, बदले में जो मिला वो भी लीगल होना चाहिए, वो भी लीगल होना चाहिए। जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया वो भी लीगल होना चाहिए, बदले में जो मिल रहा है वो भी लीगल होना चाहिए। यानी जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो भी लीगल होना चाहिए, और जो बदले में ले रहे हैं कंसिडरेशन वो भी लीगल होना चाहिए। दोनों चीजें लीगल होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी चीज लीगल नहीं हुई, इन दोनों में से एक भी चीज अनलॉफुल हुई, तो अनलॉफुल होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अनलॉफुल होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं, वॉइड होगा। वॉइड का मतलब क्या होता है सर? बेकार। वॉइड का मतलब क्या होता है सर? बेकार। ठीक है मुन्ना? ये देखो बात, धोखे से कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बेकार। रिश्वत, मैं भैया नौकरी लगवा दूंगा, है ना, रिश्वत दूंगा 1 लाख रुपए, रिश्वत का कॉन्ट्रैक्ट किया, बेकार। चोरी, चोरी का सामान बेचूंगा, इलीगल और अनलॉफुल। तो ये सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? ये सभी कॉन्ट्रैक्ट इलीगल अनलॉफुल होने के साथ साथ वॉइड है, वॉइड है, सरासर वॉइड है। क्या है सर? ये सारे के सारे वॉइड है। बोलो समझ गए भैया? सर अगली बात, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, है ना, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने जो कानून ने लिख कर दिए हैं। लॉ ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ एग्रीमेंट पहले से बताए हैं, लॉ ने कुछ एग्रीमेंट पहले से, साथ साथ लिखते जाना, बताए हैं कि ये एग्रीमेंट नहीं करने, ये एग्रीमेंट पहले से ही क्या है? वॉइड है। सर ऐसे लॉ ने ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट बता दिए जिसको हम कह देंगे सर ये पहले से ही हमें बता दिए गए हैं कि ये एग्रीमेंट क्या है सर? ये एग्रीमेंट वॉइड है। सर ऐसे कौन कौन से लॉ ने एग्रीमेंट बता दिए? पहला, किसी को शादी करने से रोकना। अब अमन सुमन को शादी करने से रोक रहा है, कह रहा है ये ले पकड़ पैसे, शादी मत करियो किसी भी। तो भैया किसी को शादी करने से रोकना वॉइड है। सुमन होशियार निकली, पैसे ले लिए। ऐसे ही शाहिद कपूर ने करीना कपूर को बोला ये ले पकड़ पैसे, क्या मत करियो, शादी मत करियो सैफ अली खान से। करीना कपूर ने पैसे भी ले लिए, शादी भी कर ली। तो क्या शाहिद कपूर पैसे वापस मांग सकता है? नहीं। आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते। किसी को शादी करने के लिए रोकना और उसको पैसे देना क्या होगा सर? वॉइड होगा। ऐसे किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। भैया मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, बगल में एक और कोचिंग खुल गई, तो मैं उन्हें ये नहीं बोल सकता कि भैया हम यहाँ कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, तो भैया ओ भाई ओ बेटा जी ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी गर्म कभी नरम, यहाँ नहीं पढ़ाने का, कोचिंग नहीं खोलने का ना, तू भी यहाँ कोचिंग नहीं खोलेगा। तो जज साहब ने बोला कि क्यों नहीं खोलेगा? क्यों नहीं खोलेगा? बिल्कुल खोलेगा। किसी को बिजनेस करने से रोकना क्या होगा सर? किसी को बिजनेस करने से रोकना वॉइड है। ठीक है। सट्टा, सट्टा खेल रहे हो, वेजरिंग मतलब होता है सट्टा, वॉइड। अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब होता है जिसके बारे में हमें, है ना, कंफ्यूजन हो, वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, तो अभी हमने पढ़ लिया, अगर कंसीडरेशन नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? वॉइड होता है। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वॉइड होगा, है ना। अच्छा इसमें गर्म हो जाता है? अच्छा हाँ, प्लास्टिक और हाँ, वॉइड होगा सर। किसी को कोर्ट जाने से रोकना, यानी कि गवाह खरीदना, कि कोर्ट मत जियो भाई, पैसे ले ले, मेरे खिलाफ गवाही मत दियो, तो ये भी क्या होगा सर? ये भी वॉइड होगा, ये भी वॉइड होगा। नहीं, गवाह खरीदना भी वॉइड होता है। गवाह खरीदना भी क्या होता है सर? वॉइड होता है। ठीक है, राइट। ये लिखी बात, अगर ये रोकता है किसी को बिजनेस करने से तो वो क्या होगा सर? वॉइड होगा।
सट्टा, आज बारिश होगी तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तो भैया ये सट्टा है, ये क्या होगा सर, वेजर और वॉइड होंगे, बेकार होंगे। एमसीक्यू करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर्टेन सर, सर्टेन का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब वो बिल्कुल फिक्स होगा, सर्टेन होगा, यानी इसमें अनसर्टेनिटी यानी कंफ्यूजन या डुअलिटी अगर आती है तो कंफ्यूजन और डुअलिटी वाले एग्रीमेंट क्या होते हैं सर, वॉइड होते हैं। जैसे दो प्राइस बताना, मैंने कहा मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा, या तो 10,000 रुपये दे देना या 15,000 दे देना, तो दो प्राइस बताना क्या होगा सर, वॉइड होगा, वॉइड होगा, क्योंकि ये सर्टेन नहीं है कितने रुपए पर, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितने रुपए पर एग्रीमेंट करना है। ठीक है। ऐसे ही तुम एक दुकान पे गए, दुकान बेचने वाला ऑयल बेचता है, तेल बेचता है, भांति भांति प्रकार के, है ना, मस्टर्ड ऑयल भी यानी सरसों का तेल भी बेचता है, कैरोसिन ऑयल भी बेचता है, ठीक है, रिफाइंड ऑयल भी बेचता है। अब तुम उसकी दुकान पे जाके कह रहे हो तेल दे दे भैया, तेल दे दे तेल, उसकी दुकान पे क्या बोल रहे हो भैया, तेल दे दे तेल। अब बताओ क्या वो तेल दे देगा तुम्हें? बोलो भैया, क्या वो तेल दे देगा? नहीं। कौन सा तेल, कौन सा तेल ये तुमने नहीं बताया, तो इसे हम क्या बोलेंगे सर, अनसर्टेन एग्रीमेंट, अनसर्टेन एग्रीमेंट, सर्टेन नहीं किया। तो ऑयल भी क्या होगा सर, कौन सा ऑयल, ये बताना जरूरी है। तो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए सर, एग्रीमेंट होना चाहिए मस्ट बी सर्टेन। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। अगली बात सर, अब मान लो कोई ऐसे वादे करते जो पूरे ही ना हो पाए, गाना गाते तुमने, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा। मेरा चांद तारों कौन तोड़ के लाएगा भाई? गलत जवाब बिल्कुल, चांद तारों को कोई नहीं तोड़ के ला सकता, गलत जवाब, है ना। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होंगे? क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होंगे? बोल रहे मुन्ना, क्या एग्रीमेंट वैलिड होंगे? नहीं। खजाना ढूंढ लाएंगे? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मरे हुए इंसान को जिंदा कर देंगे? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। चांद तारे तोड़ लाएंगे? यम पॉसिबल टू परफॉर्म। खजाना निकाल देंगे? यम पॉसिबल टू परफॉर्म। ऐसे एग्रीमेंट बिल्कुल ही मत करना, सेक्शन 56 ने बोला ऐसे एग्रीमेंट बिल्कुल मत करना जिन्हें पॉसिबिलिटी अराइज ना हो पाए, जिनमें पॉसिबिलिटी अराइज ना हो पाए, वो एग्रीमेंट कतई नहीं करने का, वो एग्रीमेंट कतई नहीं करने का। बोलो समझ गए सर। और आखिरी में लीगल फॉर्मेलिटी, अगर कोई एग्रीमेंट करते टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे तुम्हें लीगल फॉर्मेलिटी करनी है तो वो एग्रीमेंट नहीं करना, है ना, राइट। वो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना, जैसे राइटिंग में हो, रजिस्ट्रेशन हो, भैया तुमने फीस ले ली, स्टैंप लगवानी हो कोचिंग की, है ना, राइट। कोई छोटी मोटी चीज़ रह गई हो, डेट छोटी मोटी सी डलनी रह गई हो, कोई विटनेस पे साइन कराने हो, ऐसे एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, लीगल फॉर्मेलिटी अपनी पूरी कर दें। ये तो ये 10 एलिमेंट आपको पता होने चाहिए, 10 एलिमेंट आपको पता होने चाहिए। बोलो समझ गए सर। सर हम ये 10 एलिमेंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद रखेंगे, शानदार तरीके से याद रखेंगे। तो 10 के 10 एक साथ पूरे होंगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आज इतना ही पढ़ते हैं सर, ठीक है। सभी बालक बताएंगे सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, और हमने चीजें नोट भी कर ली हैं। तो 10 कदम आपकी नजरों के सामने है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, है ना। बालक कह रहे हैं यस सर, समझ में आ चुकी है बात। तो ये 10 की 10 बातें आपको रिवाइज करनी है अपने नोट्स की, ठीक है भैया, राइट। ये सारी चीजें एक साथ पूरी होंगी इफ ऑल एलिमेंट्स आर फुलफिल, देन इट विल बिकम, देन ओनली इट विल बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर समझ में आया होगा। 10 कदम हमने, है ना, सलमान खान की तरह याद कर लिया है ना। अगले लेक्चर में मिलेंगे
कॉन्ट्रैक्ट के टाइप के साथ फ्री चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा और फिर एमसीक्यू भी करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, दिलो जान से आगे बढ़ते रहो। रैंक लेके आनी है, पूरे नंबर लाने हैं।